विनाश कितना सहज होता है। चंद लोग मिलकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। परंतु विडंबना है कि विश्व की संपूर्ण आबादी मिलकर भी उस उजड़े हुए घर की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया हो, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया हो, एक बहन ने अपने भाई को खो दिया हो। कश्मीर की सफेद बर्फ अचानक से लाल और रक्त रंजित क्यों दिखाई पड़ने लगी? क्या कारण है कि जो कश्मीर 370 के हटने के बाद से इतना शांत था, उसमें हाई इंटेंसिटी से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है? पिछले माह जुलाई में ही 15 से ज्यादा अटैक कश्मीर को झेलने पड़े। फिलहाल के दिनों में प्रतिदिन कोई ना कोई मुठभेड़ आतंकवादियों और सेना के बीच में हो रही है। जम्मू कश्मीर को इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? इन सबके पीछे का कारण है पाकिस्तान। 370 जब हटा तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ, और अब पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि संपूर्ण विश्व में एक संदेश जाए कि 370 के हटने के बाद से कश्मीर के हालात और ज्यादा अशांत हुए हैं। कश्मीर के लोग भारत की सरकार से नाखुश हैं, इसलिए वही लोग इन एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं। कश्मीर के लोग नहीं चाहते कि एज ए यूनियन टेरिटरी कश्मीर में इलेक्शंस हो। इसका मुख्य कारण है सितंबर और अक्टूबर के महीने में कश्मीर में होने वाले चुनावों तक ऐसी अशांति की गतिविधियां कश्मीर में और ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाली है। अब ये सारी चीजों के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किन से मिल रहा है? पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर के कुछ सामान्य नागरिकों से जो उनके इन्फ्लुएंस में है। सेना को इन आतंकवादियों को पकड़ने में समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि इन आतंकवादियों को ग्राउंड लेवल वर्कर्स का सपोर्ट मिल रहा है। ये ग्राउंड लेवल वर्कर्स कौन है? ये ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं कश्मीर के सामान्य नागरिक कुछ, जो उनके सपोर्ट में है। ये क्या करते हैं? आतंकवादियों को भोजन मुहैया करवाते हैं, ये आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। इसके कारण भारतीय सेना को काफी मात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे एक सामान्य भारतीय नागरिक को एक जिहादी में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कैसे इनके द्वारा ये ग्राउंड लेवल वर्कर्स को की जो फौज है इसको तैयार किया जाता है? इस सारी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या किया करते थे? ये जो हमारी एलओसी है, एलओसी से लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ किया करते थे। सीमा पार आकर सीमा से घुसपैठ करके ये किसी मदरसे या मस्जिद में पनाह लेते थे और उसके बाद वहीं से अपने एजेंडा को रन किया करते थे। लेकिन जब हमारी सेना और भारतीय सरकार ने सीमा पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में टाइट कर दी, तो इनको सीमा पार करने में दिक्कत आने लगी। तो इन लोगों ने लिया ऑनलाइन सहारा, जिसके द्वारा इनकी जो सोच है उसका दायरा भी और ज्यादा विस्तृत हुआ, इनकी जो पहुंच है उसका दायरा और ज्यादा विस्तृत हुआ। ये क्या करते हैं? टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें कश्मीर के कुछ युवाओं को जोड़ा जाता है। उसके बाद उस ग्रुप पर भ्रमित साहित्य भेजा जाता है, जिससे उन युवाओं की सोच न्यूट्रल से एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट हो सके। और जैसे जैसे उनकी सोच एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट होने लगती है, अंत में उन्हें 130 पन्ने की एक नोटबुक दी जाती है, जिस नोटबुक का नाम है लोन मुजाहिदीन नोटबुक। इस नोटबुक को पढ़ने के बाद एक ब्रेन वॉश्ड पपेट तैयार हो जाता है, और जब एक ब्रेन वॉश्ड पपेट तैयार होता है तो उसको लीडरशिप और डायरेक्शंस मिलते हैं पाकिस्तान से, आतंक फैलाने के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं पाकिस्तान से, और हथियार मुहैया करवाए जाते हैं उसको नेपाल रूट के द्वारा। वही रूट है जिससे सीमा हैदर भारत में एंटर हुई थी। इसके अलावा यूपी, बिहार और मुंगेर साइड जो हथियारों के कारखाने हैं, उनसे भी इन लोगों को हथियार प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और फिर ये वहीं से अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर में रन किया करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एक आतंकी था बुरहान वानी। बुरहान वानी का युवाओं में बहुत अधिक क्रेज था। ये हिजबुल का ही एक आतंकवादी था। ये क्या किया करता था कि टेलीग्राम और फेसबुक इन पर टेररिज्म के लाइव फीडबैक दिया करता था कि आज इतने सैनिकों की हत्या की गई हमारे द्वारा, आज इतने नागरिकों को मारा गया। ये टेररिज्म के लाइव फीडबैक देता था, आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक को एक तरीके से क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा था। इसका युवाओं में
इतना अधिक क्रेज था कि जब सेना के साथ मुठभेड़ में ये आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया, तो इसकी जब जनाजा निकला था उसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उनमें से 70% लोग युवा थे। जिस प्रकार आज गैंगस्टर्स वगैरह को आप रील और इंस्टाग्राम इन पर देखते हो ना, बहुत ज़्यादा कूलीफाई करने की कोशिश की जाती है। पंजाबी गानों के माध्यम से जो ये गैंगस्टर्स हैं इनको और ज़्यादा कूल बनाया जाता है। वैसे के वैसे ही ये कश्मीर में टेररिज्म को कूलीफाई करने की कोशिश कर रहा था। बुरहान वानी इतना खतरनाक था, आप इसी सोच चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ में बुरहान वानी के लिए कहा था कि बुरहान वानी कश्मीर का आइकन है, कश्मीर का हीरो है। जब हमारा दुश्मन किसी व्यक्ति की बड़ाई कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए कितना अधिक हानिकारक है, कितना अधिक खतरनाक है। सबसे पहले आप इन आतंकवादियों की फिलॉसफी समझिए। ये आतंकवादी किस मकसद के साथ चलते हैं। अब मैं आपको बात करूंगा आतंकवादियों की फिलॉसफी की। सबसे पहले आप किसी भी आतंकवादी को देखिए, ये मिलेगा आपको नमाज की टोपी में और बड़ी हुई दाढ़ी में। आप ये बताओ, जब भी आप किसी से वॉर लड़ने जाओगे तो आप टोपी पहन के जाओगे या हेलमेट पहनोगे? आप कुर्ता पजामा पहन के जाओगे या फिर युद्ध के लिए अनुकूल कपड़े या बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह? ये क्या करते हैं, आतंकवादियों को प्रॉपर एक इस्लामिक वेश में भेजते हैं। क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी फिर मरता है तो आप इसमें हिंदू और मुस्लिम उस आतंकवादी को देख के इन दोनों की सोच देखने की कोशिश करना। मुस्लिम जब एक किसी व्यक्ति को जिसने नमाज की टोपी पहन रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, अल्लाहू अकबर बोल के जो मरा है, उसको जब कोई भी मुस्लिम देखता है तो उसको लगता है कि यार बंदा तो खुदा का था पर पता नहीं गलत रास्ते में कैसा चला गया। एक हल्की सी सबकॉन्शियस माइंड में सहानुभूति क्रिएट होती है। और जब इसे ही कोई हिंदू व्यक्ति देखता है तो उसको कैसा दिखता है कि एक आतंकवादी कैसा होता है, जिसके सर पे टोपी होती है नमाज की, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है। और इससे हिंदू के सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रभाव पड़ता है कि जब वो बाहर निकलता है, बाजार जाता है, कहीं भी अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसने टोपी पहन रखी हो, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, जिसने कुर्ता पजामा डाले हुए हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सीधा सीधा मैसेज जाता है कहीं आतंकवादी तो नहीं, क्योंकि आतंकवादी तो ऐसे ही दिखते हैं। और इसके कारण होता क्या है, एक हिंदू चाहे अनचाहे किसी भी दूसरे मुसलमान के साथ, उस दाढ़ी और टोपी वाले व्यक्ति के साथ हल्का सा भेदभाव करने लगता है, हल्का सा सेपरेटिज्म इसके माइंड में आ जाता है। ये उसके साथ चाहते हुए भी कंफर्ट फील नहीं कर पाता। और जब ये ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के लिए इन लोगों को बरगलाना और ज्यादा आसान हो जाता है। ये उनसे कहते हैं कि हिंदुओं ने तुम्हें क्या दिया, भेदभाव। हिंदुओं ने क्या तुम्हें क्या दिया, डर। हिंदुओं ने तुम्हें क्या दिया, सेपरेट कर दिया, अलग आइसोलेट करके रख दिया। तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें जन्नत देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारे परिवार को भूखा मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनको ये बरगलाते हैं। तो जितना ज्यादा आप हिंदुओं को ही मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, जितना ज्यादा आप लोग अपने मुस्लिमों के प्रति कुछ लिटरेचर शेयर करोगे, इनके प्रति कुछ पोस्ट करोगे, इनको जितना ज्यादा आप अपनों से दूर करोगे ना खुद से, उतना ही काम आसान होगा आतंकवादियों के लिए। वो तो चाहते ही हैं कि आप भारतीय मुस्लिमों को खुद से दूर करो, जिससे वो लोग इनको बरगला सकें। संपूर्ण हिंदुओं को इस बात को समझने की कोशिश करनी है। आप एक चीज बताओ, हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? हिंदू और मुस्लिम दोनों, आप एक बात सुनो, हमारी यात्रा शुरू हुई थी 1857 की क्रांति से, जहां पर एक साइड नाना साहब पेशवा लड़ रहे थे तो दूसरी साइड हजीमुल्ला खान लड़ रहे थे। जहां पर एक साइड तात्या टोपे लड़ रहे थे तो दूसरी साइड लियाकत अली साहब लड़ रहे थे। जहां पर एक साइड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो दूसरी साइड बेगम हजरत महल लड़ रही थी। हिंदू और मुस्लिम संयुक्त रूप से भगा रहे थे अंग्रेजों को। पर ऐसा क्या हुआ कि 1857 तक तो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर अंग्रेजों को भगा रहे थे, और 1947 तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के मन में एक दूसरे के प्रति इतना अलगाव आ गया कि मुसलमान लोग अपने लिए एक पृथक देश की मांग करने लगे। अंग्रेज क्या करते थे, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र होती है गाय, तो गाय को काटा और किसी मस्जिद मंदिर के बाहर जाके फेंक दिया।
हिंदुओं को बताया जाता था कि यह सब कृत्य मुसलमानों के द्वारा किया गया है, तो हिंदुओं का शक सीधा जाता था मुसलमानों पर। इस्लाम में सुअर को मारना अपराध होता है, तो सुअर को काटते थे, मस्जिद के बाहर फेंकते थे। मुसलमानों को बताया जाता था यह कृत्य हिंदुओं द्वारा किया गया है। लड़ेंगे कौन? हिंदू और मुस्लिम। किया कराया किसका था? अंग्रेजों का। और यही कारण था कि 1894 में विक्टोरिया लैंसडाउन को एक लेटर लिखती है कि भारत में अगर हिंदू और मुस्लिम साथ रहे तो भारत पर राज करना असंभव है। 1857 में लगभग लगभग वो हमारी सत्ता उखाड़कर फेंकने वाले थे, हिंदू और मुस्लिम। किसकी सत्ता? अंग्रेजों की सत्ता। तो विक्टोरिया ने लेंसडाउन को लिखा कि इन दोनों के बीच कैसे भी करके अलगाव पैदा किया जाए, और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा ये एजेंडाज, ये वर्क्स रन किए गए, और शायद वो उनके एजेंडा में सफल भी हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1894 से पहले संयुक्त रूप से भीड़ में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कभी भी दंगा नहीं हुआ। राजा महाराजाओं के समय वाली बात अलग है, वहां साम्राज्य के लिए लड़ाई की जाती थी। बाकी जनता के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में 1894 से पहले कोई भी दंगा आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। अंग्रेज अपने कृत्य में सफल हुए। 1906 के बीच मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। धीरे धीरे मुस्लिमों को हिंदुओं से पृथक करवा दिया अंग्रेजों ने, और इस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों के बीच अलगाववाद आ गया। और यही कारण रहा कि 1857 में लगभग हम अंग्रेजों को उखाड़ कर भेजने वाले थे, और हमें इस आज़ादी की प्रोसेस को मिलते मिलते 1947 आ गया, और उसके बावजूद ही भारत के टुकड़े हो गए। तो मैं फिर आपको यही बात कहना चाहूँगा, आप जितना ज़्यादा अलगाववाद बढ़ाओगे, आप लोग एक दूसरे से जितना दूर रहोगे, ये पाकिस्तान की आप ट्रैप में फिर फंसोगे, वैसे के वैसे ही जैसे आप पहले अंग्रेजों के ट्रैप में फंसो। आप ये बताओ, बेरोजगारी की जो समस्या है वो हिंदू की भी समस्या है, वो मुसलमानों की भी समस्या है। गरीबी की जो समस्या है वो हिंदू की भी समस्या है, मुसलमानों की भी समस्या है। भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो हिंदू की भी है और मुसलमान की भी है। तो हमें संयुक्त रूप से इन समस्याओं से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे से। हम फिर उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब बात आएगी कि पाकिस्तान ये सारी चीजें क्यों करवा रहा है, पाकिस्तान के वर्तमान हालात कैसे हैं। पाकिस्तान के वर्तमान हालात मुझे एक गाने की याद दिलाते हैं, ओ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कश्मीर की चाहत में अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा पैसा लगा देने के कारण एक तरफ तो पाकिस्तान ने भारत से संबंध खराब किए ही, दूसरी तरफ कश्मीर में आतंक का बीजारोपण करने के लिए उसने टेररिज्म की जो फैक्ट्री लगाई थी अपने यहाँ पर, वो आज इतनी ज़्यादा घातक हो गई है, ठीक वैसे हो गई है जैसे बिच्छू के बच्चे पैदा होने के बाद अपनी ही जननी को स्वयं खत्म कर देते हैं। आज ये टेररिज्म पाकिस्तान के लिए खुद ही इतना ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के विदेशी संबंधों की। अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर एक देश पड़ता है इधर अफगानिस्तान, और इधर की साइड एक देश पड़ता है ईरान, इधर पड़ता है चाइना, और इधर पड़ता है इंडिया। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से संबंध बहुत ज़्यादा खराब है। इसका कारण है कि पाकिस्तान ने जब यूएसए अफगानिस्तान पर अटैक करता था तो अपने यहाँ का एक एयरपोर्ट, गिलगिट एयरपोर्ट, अमेरिका को दे दिया था। किसके लिए? अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। और तब से ही अफगानियों के मन में बहुत ज़्यादा खसक है पाकिस्तान के प्रति, बहुत ज़्यादा चिढ़ है पाकिस्तान के प्रति। आपने इस चिढ़ को देखा होगा क्रिकेट मैचों में, कैसे टेबल कुर्सी से वो लोग लड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं। ईरान की जहाँ तक बात करें तो ईरान एक शिया देश है, पाकिस्तान एक सुन्नी देश है। मुसलमानों में शिया और सुन्नी को लेके बहुत ही ज़्यादा हद तक विवाद चलता रहता है। तो इस कारण शिया और सुन्नी का विवाद है, इसके कारण पाकिस्तान के संबंध ईरान से बहुत ज़्यादा खफा है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चीन पाकिस्तान का इकलौता सहारा बचता है। चीन का साथ देकर पाकिस्तान ने वही गलती की है जो पद्मावत फिल्म में राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ देकर की थी, और ये अंत में उसी के द्वारा मारा गया। आप परिणाम देख लेना। एक दिन चीन कर्ज के जाल में पाकिस्तान को पटक के
हड़प लेगा, वो दिन दूर नहीं है। हालातों की फहरिस्त में दूसरी चीज आती है पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली। पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतने ज्यादा मात्रा में खराब हैं कि एक डॉलर की जो कीमत है वो 300 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पाकिस्तानी रुपए की औकात इतनी ज्यादा गिर गई है। कभी ये आईएमएफ में जाता है, बेल आउट पैकेज की मांग करता है, कभी चीन के पास जाकर कर्ज में राहत की मांग करता है। अब पाकिस्तान के पास एकमात्र रास्ता बचता है, भारत से अपने वार्ता संबंध सुधारे। भारत से वार्ता संबंध सुधारने की, भारत से वार्ता करने की पाकिस्तान कई बार कोशिश करता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप किसी की दुल्हन को हड़पना चाहें और फिर आप उस व्यक्ति से अपेक्षा करें कि वो आपकी साथ देगा, आपका साथ देगा, वो कभी नहीं देगा। भारत ने भी वही किया। भारत अपना सख्त रुख पाकिस्तान के प्रति अपनाए हुए है। भारत क्या कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से वार्ता बंद कर दी है, पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर भारत ने आइसोलेट कर दिया है, कश्मीर से 370 हटा दिया है, और जमीन पर जो युद्ध है उसमें तो हम पाकिस्तान से लड़ने में वैसे ही बहुत ज्यादा माहिर हैं। इस कारण पाकिस्तान अपने हाथ मसल कर सक पका रहा है। भारत ने पाकिस्तान की बात मान भी ले, पाकिस्तान से वार्ता शुरू भी कर दे। पाकिस्तान भारत से वार्ता इसलिए करना चाहता है, आप समझना, क्योंकि भारत के संबंध ईरान और अफगानिस्तान से अच्छे हैं और भारत की मध्यस्थता में पाकिस्तान चाहता है कि उसके संबंध भी ईरान और अफगानिस्तान से काफी हद तक, काफी मात्रा में सुधर जाए। लेकिन भारत ने शर्त रखी है कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही शर्त पर आपकी सहायता करते हैं कि भाई आपने अपने यहाँ पर जो टेररिज्म की जो फैक्ट्री लगाई हुई है, पहले इसको बंद करो। आपने जिन आतंक के सरगनाओं हाफिज सईद, मसूद अजहर, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम, इनको जो पनाह दे रखी है, इनको पहले भारत को हैंडओवर कर दिया जाए। कश्मीर में जो आप बार बार अशांति मचाते हो वो बंद करो। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हरकतें वही रही तो परिणाम भी वही रहेंगे। पाकिस्तान में होगा क्या, आर्थिक रूप से कंगाल है, न पड़ोसी इसकी सहायता कर रहे हैं। धीरे 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 जनता में असंतोष उभरेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसके कारण जनता में लास्ट में असंतोष प्राप्त होगा, असंतोष होगा जनता में, जनता अंत में विद्रोह कर देगी। आप देख लेना आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के ये हालात होने वाले हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया शरद शुक्ला को एक सलाह देते हैं कि गुड्डू को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, गुड्डू की खुद की हरकतें इतनी खराब है कि एक दिन वो खुद ही खुद को मार लेगा। पाकिस्तान भी सेम टू सेम उसी हालात पर चल रहा है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्तमान में कश्मीर का कौन सा नया मॉडल अपनाए हुए है। पाकिस्तान एक त्रिकोण के रूप में कश्मीर में अपना जो एजेंडा है, अपने द्वारा जो की गई टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनको रन करता है। इसमें पहला नाम आता है हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जिसमें भारत के लोगों को ये शामिल करता है और भारत में ही, कश्मीर के अंदर ही आतंकवादी घटनाएं करवाई जाती है। तो इसकी लीडरशिप और डायरेक्शंस मिलते हैं पाकिस्तान से और इसमें लोग होते हैं भारत के। दो ग्रुप आते हैं, लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद। ये दोनों ग्रुप पाकिस्तान के ही लोग होते हैं इसमें, जो सीमा पार करके, घुसपैठ करके भारत में आकर, कश्मीर में आकर अशांति फैलाते हैं। 2019 में जब पाकिस्तान को एफएटीएफ में आइसोलेट कर दिया गया तो पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ा। इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि 2 नए फ्रंट ग्रुप बनाए। जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मात्रा में भला बुरा कहा आतंकवाद के लिए, तो पाकिस्तान ने खुद को थोड़ा सा पीछे ढकेलते हुए 2 नए ग्रुप बना दिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। इन दोनों ग्रुप्स के द्वारा पाकिस्तान ने क्या किया, पहले आप इनके नाम की ओर गौर करो। इनका नाम इस्लामिक लैंग्वेज में नहीं है, इनका नाम है इंग्लिश में। पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है कि इसके द्वारा टेररिज्म को एक सेकुलर रूप देना चाह रहा है कि जब भी कोई भी इनके नाम पड़ेगा तो उसका दिमाग यहां नहीं जाएगा कि ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है। पाकिस्तान कहता है जब ये ग्रुप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो भारत की सरकार से नाखुश हैं और ये भारत के ही लोग हैं, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये कोई भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
और इन दोनों ग्रुप्स के द्वारा ही वर्तमान में कश्मीर में सारी हरकतें करवाई जाती है। 2021 से यही ग्रुप्स दोनों एक्टिव है। अब वर्तमान में पाकिस्तान ने क्या किया कि इलेक्शंस जब जम्मू कश्मीर में नजदीक आ रहे हैं तो एक और ग्रुप बनाया, पाकिस्तान बैटल एक्शन टीम। इसमें 2 से 3 हिजबुल के कमांडो होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड के, उनको लेता है। ट्रेंड होते हैं ये, नॉर्मल कोई भी हिजबुल का आतंकवादी नहीं होता है इसमें, कुछ ट्रेंड और ताकतवर कमांडो होते हैं 7 से 8 हिजबुल के, और उसके बाद उसमें 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो होते हैं। ये क्या करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर एलओसी पर पहले चक्कर काटते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भारत की सीमा पर कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर सीमा पर कमजोर है भारतीय सेना। भारतीय सेना किस जगह कम है, मतलब कमजोर तो नहीं है लेकिन किस जगह कम है, ताकि घुसपैठ का हमें रास्ता मिल जाए। रास्ता मिलता है इनको, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर क्या पानी के छोटे छोटे नाले हैं, और उन नालों से ये क्या करते हैं, उसमें फेंसिंग नहीं हो पा रही इतनी नालों के इलाकों पे, तो नाले में से रेंग कर, है तो नाली के कीड़े जैसे ही, तो उन नालों से ये रेंग कर भारत में एंटर कर जाते हैं। और आजकल इनने गुरिल्ला वार टेक्निक अपनाई हुई है। पहले आतंकवादी आते थे, सरेंडर करते थे और साथ में मर जाते थे, मतलब मुठभेड़ करते थे सेना के साथ और मारे जाते थे। वर्तमान में ये क्या करते हैं कि मुठभेड़ करके लोगों को, सैनिकों को इनको मार करके वापस छिप जाता है। गुरिल्ला वार टेक्निक इनने इस बार अपनाई है। खैर भारतीय सेना बहुत बहादुर है और इनका पूरी तरीके से मुकाबला करेगी, इनको खदेड़कर भारत से निकाल देगी। होने को ये सारी एक्टिविटीज़ एक आने वाले 2 महीने तक भी नहीं रुकने वाली। मैंने आपको साफ साफ बताया, जब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं रुकेंगी। पर खैर हमारी सेना है हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात। अब ये सारी चीज़ हो गई पाकिस्तान की जो कश्मीर में मॉडल है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर कश्मीर को ही ये सारे दर्द क्यों झेलने पड़ते हैं, ऐसा क्या गुनाह है कश्मीर का। मैं आपको कश्मीर के इतिहास पर लेकर चलूंगा। इसके लिए जब भारत आजाद हुआ था ना, तब कश्मीर के जो राजा थे वो थे एक हिंदू और कश्मीर की जनसंख्या थी मुस्लिम। सभी रियासतों के सामने अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन रखे, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप भारत में मिल जाओ, और या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। जो हरि सिंह थे, इनका जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसने इनको भड़काया कि महाराज आपकी जो स्वायत्तता है, आपकी जो ऑटोनॉमी है, आपकी जो रॉयल्टी है, वो छिन जाएगा अगर आप किसी में भी मिलते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम स्वतंत्र रहते हैं। शेख अब्दुल्ला ने चाल चली कि यार ये तो एक हिंदू राजा है, कल को इसको तो कभी भी मारकर हम तख्ता पलट कर सकते हैं, और मुस्लिम रियासत रहेगी, मुस्लिम राज्य रहेगा, मैं यहाँ का सरगना बनकर रहूंगा। तो हरि सिंह ने क्या फैसला लिया कि वो उसको ना भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है। इसी बीच क्या किया कि पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल इन्वेडर्स कश्मीर में घुसा दिए। ये लोग कश्मीर में अंदर घुसते गए, महिलाओं का बलात्कार किए करते गए, लोगों की हत्या करते गए और धीरे धीरे कश्मीर की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते गए। इन लोगों ने क्या किया कि कश्मीर के लगभग श्रीनगर के आसपास जब ये आ चुके थे, तब हरि सिंह को थोड़ी सुध आती है। उसके दिमाग में आता है कि जब राज्य ही नहीं बचेगा तो राज सिंहासन किस काम का। वो भागता भागता नेहरू के पास जाता है कि भारतीय सेना को प्लीज हमारी मदद के लिए भेज दो। सरदार पटेल नेहरू को रोक लेते हैं कि अभी नहीं। भारत के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है कि भारतीय सेना के पास कौन सा राइट है, आप तो भारत के हो नहीं, तो हम हमारी सेना को आपकी रक्षा के लिए क्यों भेजें। तब हरि सिंह भारत में विलय पत्र साइन करता है, लेकिन फिर वही कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें क्या थी? अलग विधान, अलग निशान, अलग प्रधान। जम्मू कश्मीर की सारी जो मेन पावर होगी वो जम्मू कश्मीर के प्रधान के पास रहेगी, जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास रहेगी। अलग ही जम्मू कश्मीर का संविधान बिल्कुल अलग बनेगा, ठीक है, अलग झंडा होगा जम्मू कश्मीर का। ये सारी शर्तों के साथ भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है। फिर भारतीय सेना जाती है किसको खदेड़ने? पाकिस्तान को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय होता है। अक्टूबर से में भारतीय सेना वहां पर जाती है अंत में, और दिसंबर तक लगभग 70% कश्मीर को पाकिस्तान से खाली करवा लिया जाता है। लेकिन दिसंबर में मौसम खराब होने के चलते युद्ध विराम किया जाता है। युद्ध विराम का एक नियम होता है कि जो जहां पर है जिसकी सेना वो वहीं रुक जाए और वहां तक की टेरिटरी उसकी रहेगी।
तो उस समय पर जब युद्ध विराम किया गया, 30% सेना पर 30% कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा था और 70% कश्मीर भारत के हिस्से का था। युद्ध विराम होता है, दोबारा युद्ध शुरू हो उसके पहले ही नेहरू क्या करते हैं, इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। कुछ लोग नेहरू को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं कि नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी कि कश्मीर के मुद्दों को यूएनओ में ले गए वो। लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि उस समय भारत जस्ट आजाद हुआ था। भारत पाकिस्तान की तरह नहीं था कि हमें आजाद होते ही लड़ना है। भारत के सामने और भी समस्याएं थी, हम आर्थिक बदहाली पर अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, हमें अन्य समस्याओं से लड़ना था। तो हमने सोचा कि अभी वार ना हो, अभी शांति से इस चीज का रास्ता निकल आए तो वो तरीका अपनाया जाए। इसलिए नेहरू ने ये डिसीजन लिया कि इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाओ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 35 खुद कहता था कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो वर्ल्ड पीस को थ्रेटन करे उसको आप यूनाइटेड नेशंस में लेकर आओ। इसी कारण नेहरू इस मुद्दे को ले गए कि पाकिस्तान ने जो 30% कश्मीर है उस पर कब्जा कर रखा है, उसमें जो अपने इन्वेडर्स डाल रखे हैं उनको पहले भगाया जाए वहां से, और पाकिस्तान को कहो आप कि जो कश्मीर है उसको भारत को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। यूएनओ ने यहां पर अपना स्वार्थ साधा। यूएनओ में चलती है ब्रिटेन की, अमेरिका की, सर्वाधिक चलती है यूएनओ में अमेरिका की कठपुतली है यूएनओ। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस समय कोल्ड वार का टाइम चल रहा था, अगर इनको भारत और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनने का मौका मिल रहा है कश्मीर के मुद्दे के थ्रू, तो ये क्यों नहीं बनना चाहेंगे। इन लोगों ने वही काम किया कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालने की जगह। इससे इनको भारत और पाकिस्तान के बीच में दखलंदाजी करने का मौका मिल जाता था। इसके द्वारा ये सारी प्रोसेस करी गई और फिर कश्मीर मुद्दा आज तक लंबित रहा। पीओके अभी भी हमारे हाथ में नहीं आया है। हालांकि 370 का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी की इस चीज में सराहना करनी होगी कि उनके अथक प्रयासों से ये मुद्दा सुलझ पाया और आज कश्मीर हमारे अन्य राज्यों की तरह महफूज और उतना ही ज्यादा सही साबित हुआ। हालांकि महफूज तो पाकिस्तान इसको रहने नहीं देगा, लेकिन हाँ समय आएगा जब धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कश्मीर में जाके बसेंगे, कश्मीर की भी परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाएगी। बात होती है कश्मीर के इतिहास की, कश्मीर का इतिहास पूर्ण हुआ। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है, कश्मीर की जहां तक बात है कि पीओके अब उनके पास है, ये पीओके अब भारत में नहीं आएगा क्या? भारत में पीओके कब आएगा? पीओके तो उनके ही कब्जे में चला गया, यूएनओ ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। भाई यूनाइटेड नेशंस तो ये चीज करेगा ही। आप ही बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, पाकिस्तान अगर अमेरिका से मिग-21 खरीदता है तो फिर भारत को भी खरीदना पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका से कोई हथियार खरीदता है तो भारत को भी खरीदना पड़ेगा। युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है पूरा पूरा अमेरिका का। तो वो तो चाहेगा ना कि इस इलाके में जितनी ज्यादा अशांति रहेगी उनको उतना ही ज्यादा बेनिफिट है, तो वो चाहेगा ही कि यहाँ पर अशांति बनी रहे। लेकिन 1950 से 2014 तक हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी की नीति पर चलती थी कि इनके साथ बात करके कैसे भी करके कश्मीर का सॉल्यूशन निकाला जाए। 2014 में सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद भारत में पहली बार फिर दोबारा सॉलिड गवर्नमेंट आती है। 2014 के समय ही सुषमा स्वराज उसी समय बयान देने लगती है कि पाकिस्तान एक इलीगल टेरिटरी का ऑक्यूपायर है, पाकिस्तान ने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। 2015 में सुषमा स्वराज, ये देखो आप, हमारी जो विदेश मंत्री थी पहले, इनने यूनाइटेड नेशंस में सीधा सीधा जाके बयान दिया था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, पीओके को, और इनको क्लियर कट बोला जाए कि पीओके खाली करो। इससे पहले भारत के किसी नेता ने ये इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी बहादुरी के साथ ये कहने की हिम्मत नहीं की थी। 2017 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कंडक्ट करवाया जाता है सीक्रेटिवली रूप से, रोके द्वारा, और इसमें पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ लोगों को हम भारत लाते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जाता है, उनको सीक्रेटिवली वापस भेज दिया जाता है ताकि हमें वहां की स्थिति का अंदाजा लगता रहे, क्योंकि पीओके के लोग भी अपने ही लोग हैं, आज नहीं तो कल उन्हें भारत में ही आना है। ठीक है, तो फिर 2019 की बात आती है, उसके बाद हमने 370 को हटा दिया।
370 के हटने के बाद से हालात आपको पता ही है। अब वर्तमान में कुछ महीने तक ये एक्टिविटीज़ चलने वाली है कश्मीर में। और अंत में एक चीज़ समझना, मैं फिर बोलूँगा कि भारत को कश्मीर को वापस लेने के लिए, पीओके को वापस लेने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई की कतई ज़रूरत नहीं है आने वाले समय में। पाकिस्तान खुद वही बात कि एक दिन खुद को अपने आप बर्बाद कर लेगा। 5 से 10 साल में पाकिस्तान की जनता को भी महसूस होगा कि हमारे पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम आज भी दकियासुनी सोच लेकर बैठे हुए हैं। और एक दिन जनता सड़क पर उतर आएगी इनकी आर्मी और इनकी सरकार के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। अब ये बात खत्म होती है और यहाँ पर एक चीज और मैं संदेश देना चाहूंगा, आप समझना। जो बात मैं आपके सामने कर रहा था हिंदू और मुस्लिमों में अलगाव की, मैं हिंदुओं से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपने यहाँ के मुस्लिमों के साथ थोड़ा सा भी भेदभाव ना करें। मुस्लिमों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये देश आपका भी है। आपके पुरखों ने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, तो आपको किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी की देशभक्ति पर सवाल मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के जो सेनापति थे, जो कमांडर इन चीफ थे, वो थे मीर बख्शी अली। जब अंग्रेजों ने झांसी के कब्जे पर अधिकार कर लिया तो मीर बख्शी अली ने रानी से कहा कि हमें वापस किले पर चढ़ाई करनी है और उसके लिए किले के दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या आ रही है कि किले के दरवाजे के एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। दरवाजा तोड़ा या तो मंदिर टूटेगा या मस्जिद टूटेगा। रानी ने बिना देर कहा कि मीर बख्शिश अली तुम मंदिर को उड़ा दो। मीर बख्शिश अली ने मुसलमानों से कहा कि ये मुसलमानों अहद करें अल्लाह के नाम पर। रानी ने हमारे मस्जिद को बचाने के लिए अपने मंदिर को उड़वा दिया। हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद बाकी है तब तक रानी पर आंच नहीं आने देंगे। वीर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि पहले मीर बख्शी अली मरे, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। दूसरी बात आती है बटक मियां अंसारी की। बटक मियां अंसारी गांधी जी के एक शेफ थे। चंपारण में जब सत्याग्रह हुआ तो अंग्रेज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनने बटक मियां अंसारी के परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उनको धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा, वरना तुम एक काम करो, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला के उनको खिला दो। प्रेशर में उनने उस खाने में जो खाने की जो जहर भरी थाली थी वो गांधी जी को परोस दी। लेकिन जैसे ही गांधी जी उसका निवाला तोड़ते, बटक मियां अंसारी ने वो थाली लेके गांधी जी के हाथ से फेंक दी। गांधी जी ने जब कारण पूछा तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि बापू, कल ही अंग्रेजों ने मेरे बच्चे की लाश घर भिजवाई है और अगर मैं आपको आज ये जहर भरा खाना नहीं दूं तो कल वो मेरे पूरे परिवार को मारने की उनने मुझे धमकी दी है। ए मोतिहारी के लोगों में उस समय वहां पर मौजूद था जब ये घटना घटी, तो मैं आज बटक मियां अंसारी के नाम 4 बीघा जमीन नाम करता हूं। ये शब्द थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये होता है भारत का सच्चा मुसलमान। अशफाक उल्लाह खान को काकोरी कांड में अंग्रेजों के विरोध करने के कारण पहले काला पानी की सजा दी गई और उसके बाद में फांसी दी गई। जब उनको काला पानी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनका परिवार उनसे मिलने आया। अशफाक उल्लाह खान ने अपने परिवार वालों से कहा कि आप लोग रोते क्यों हो? क्या आपको अभिमान नहीं कि जिस दिन बिस्मिल का नाम लिया जाएगा, जिस दिन खुदीराम बोस का नाम लिया जाएगा आज़ादी के उस दिन आपके भाई अशफाक उल्लाह खान का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा। ये था भारत का सच्चा मुसलमान। आप उनकी देशभक्ति पर सवाल करते हो यार। और मुसलमानों को भी कहूंगा कि आप किन के वंशज हो, आप पढ़ो। आप पढ़ोगे तो जानोगे कि अयोध्या में सबसे पहले अवध में जो इंकलाब का बिगुल फूका था वो फूका था बाबा रामशरण दास ने। गजट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की किताब में ये चीज मेंशन है। जिस भी हिस्ट्री की किताब के आगे गजट लग जाए वो एक सरकारी दस्तावेज होता है।
उसमें कहा था कि अयोध्या में, अवध में सबसे पहले इंकलाब का जो बिगुल फूचा था वो फूका था बाबा रामशरण दास ने, और उनको सबसे पहले समर्थन देने वाले व्यक्ति थे मौलवी आमिर अली। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई थी। तो जब ये पकड़े गए, अंग्रेजों ने कोशिश की कि इनको ऐसी सजा दी जाए जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत हो, उनमें दहशत पैदा कर दे, अंग्रेजों के विरोध में कोई भी अपने आप को ना ला पाए। इनको अनोखी सजा दी गई। एक ही फांसी के फंदे से मौलवी आमिर अली और बाबा रामशरण दास को लटका दिया गया। गर्दनें दो थी और फांसी का फंदा एक था। हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी। हांसी में दो दोस्त हुआ करते थे, हुक्मचंद जैन और मुनीर बेग। दोनों ने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा मात्रा में विरोध किया, अंग्रेजों से बहुत अधिक लोहा लिया। जब इनको पकड़ा गया, अंग्रेजों ने इनको बहुत अनोखी सजा सुनाई। मुनीर बेग को उनके मजहब के खिलाफ जिंदा जला दिया गया और हुक्मचंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ दफना दिया गया जिंदा। ये थे भारत के मुसलमान। आप पढ़ोगे तो जानोगे कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, उसमें महात्मा गांधी का साथ देने वाले थे मापिला मुसलमान। हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा का 17वां चैप्टर पढ़ना, मापिला विद्रोह, उसमें मेंशन है कि गांधी जी का सहयोग करने के कारण मापिला मुसलमानों को 2 से 2,500 मापिला मुसलमानों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। दांडी यात्रा जब महात्मा गांधी कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके विरोध में पेशावर में हजारों की संख्या में पठान इकट्ठा होकर खड़े हो गए सड़कों पर। अंग्रेजों ने उन पठानों को दबाने के लिए जब गढ़वाली रेजिमेंट को भेजा तो उसने देखा कि उसमें पठानों के बच्चे सबसे आगे की पंक्तियां में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये अब्दुल गफ्फार साहब जो इनके लीडर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खड़े हैं, उनके साथ कुछ बच्चे खड़े हैं। गांधी जी के विरोध में ये लोग सबसे आगे खड़े हो गए थे। अंग्रेजों ने जब इनको मारने के लिए सेना को भेजा तो गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें पटक दी कि हम एक ही जलियांवाला झेल चुके हैं, उतना ही बहुत है। और उसके बावजूद भी फिर अंग्रेजों के द्वारा जो प्रॉपर खुद अंग्रेज सैनिक थे वो आए, उन लोगों ने इन पर गोलियां चला दी। हजारों की संख्या में फिर मुसलमान शहीद हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान को इसके लिए मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया और इनको कहा गया सीमांत गांधी। सीमा के उधर के थे, पेशावर अफगानिस्तान के उस हिस्से के। ये था भारत का मुसलमान। ए मुसलमानों, पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पुरखों ने भारत के लिए अपना लहू दिया है, अपने लहू से सिंचित किया है भारत की जमीन को। ए मुसलमानों, पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो नहीं जान पाओगे कि उन्होंने जो विरासत सौंपी है तुम्हें, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये थे भारत के सच्चे मुसलमान, आज भी हैं। गांधी जी मुसलमानों के लिए एक बात कहा करते थे कि इस कौम को अगर सही डायरेक्शन दे दिया जाए तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित होंगी। ये थे ना भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले। और आज हम हर हिंदू इनका तहे दिल से आदर करता है, इनका तहे दिल से सम्मान करता है। तो हमारा एक प्यारा सा मुल्क है, इसको हमें आगे सजो के रखना है, इसके लिए हमें संयुक्त रूप से चलना पड़ेगा।